नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आइए हम सब देखते हैं, ठीक ना। तो जल्दी से बिना देरी किए हुए हम सब उपस्थित हो जाइए। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, ये आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक ना। 52वां टेस्ट सीरीज है, आप सब देख सकते हैं। एक लंबे दौर से आप सब इसको पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए एकदम फटाफट, आपको 50 क्वेश्चन 50 मिनट में 50 क्वेश्चन के हल करने हैं और जल्दी से जितना जल्दी कर देंगे उतना मस्त रहेगा, ठीक ना। तो बताइएगा, ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने कराया? आपको श्री गुरु हरराय के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा या गुरु अंगद के द्वारा? किसके द्वारा हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया गया? ये फटाफट जल्दी से सभी लोग बिना देरी किए हुए इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप सब दे सकते हैं और जल्दी दीजिएगा, ठीक ना, बिना देरी किए हुए। अभी तक किसी का जवाब? हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल कुछ लोगों का जवाब आना शुरू हो गया। एकदम सही बता रहे हैं, गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें गुरु थे और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। गुरु अर्जुन देव को ही जहांगीर ने फांसी पर लटकवाया था। तो ये बातें भी पूछता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी, तो आपको जो है जहांगीर के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी पुत्र खुसरो के सहयोग करने के कारण। चलिए, को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य के कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास दिखा। यानी किस मुगल बादशाह को जो है वास्तुकार का राजा कहा जाता है? ठीक, ये जहांगीर को, औरंगजेब को, शाहजहां को या आपको जो है अकबर को? तो शाहजहां को जो है के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, वास्तुकार राजा के रूप में जाना जाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो स्थापत्य कला का युग जो है ये आपको जो है शाहजहां के काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। लगभग 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल रहता है। इसी के द्वारा लाल किले का निर्माण, इसी के द्वारा आगरे का मोती मस्जिद का निर्माण, इसी के द्वारा आगरे में ताजमहल का निर्माण। तो इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जो है किए जाते हैं, ठीक ना। और एक शानदार इसके समय के महत्वपूर्ण बातें ये भी रहती है कि तख्त ए ताउस का निर्माण भी इसी के समय बेबादल खां के नेतृत्व में किया जाता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब जानते हैं। चलिए देखिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरम उत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। यानी विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये लॉर्ड कर्जन के काल में कहां पर इसका निर्माण कराया गया था? ये प्रश्न का मतलब यही है, कहां पे? दिल्ली में, जयपुर में, कोलकाता में या मुंबई में? तो फटाफट शानदार तरीके से आप सब प्रश्नों के श्रृंखला का जवाब दे रहे और जल्दी से जवाब दीजिए एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए, तो कोलकाता में आपको विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो है किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया। कर्जन के शासनकाल के विषय में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक कर्जन भारत में वायसराय के रूप में कार्य किया, ठीक है। इसके समय में सिंचाई आयोग, अकाल आयोग, इसी के समय में आपको जो है कि महत्वपूर्ण रूप से जो है क्या बोलते हैं सीआईडी की स्थापना, रेलवे का राष्ट्रीयकरण, सारा कुछ इसी के समय में हुआ। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसे सबसे अलोकप्रिय वायसराय की संज्ञा दी जाती है। इसे वायसरायों में भारत में औरंगजेब कहा जाता है, ठीक ना, ऐसी बात है। और इसी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1605 ईस्वी के बंगाल विभाजन था। साथ ही साथ इसके द्वारा यह भी कहा जाता है कि मैं भारत में रहकर कांग्रेस के अंतिम सांस की घड़ियां गिनते देखना चाहता हूं। ये इसकी प्रमुख बातें रहती हैं, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं।
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का फिलोक्विनोन जो है, यही आपको विटामिन के का नाम जो है फिलोक्विनोन के नाम से विटामिन के को जाना जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक ना। और विटामिन के की कमी से ही आपको महिलाओं में जब रजोवृत्ति की क्रिया होती है तो उसमें ब्लीडिंग उनको बहुत ज्यादा होती है, ठीक ना। तो ये विटामिन के की कमी से, और विटामिन के का अच्छा स्रोत आपको जो है पालक है, चौराई है, साथ ही साथ आपको कई ढेर सारी चीजें, ये आपको क्या बोलते हैं उसको, बड़ा अच्छा नाम है, चुकंदर। चुकंदर इसका बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, दूध में मीठेपन का कारण क्या है? फ्रुक्टोज जो होता है फल में मीठेपन का कारण होता है, और लैक्टोज के कारण जो है ये दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो लैक्टोज के कारण आपको दूध में मीठापन पाया जाता है, ठीक। तो ये सब प्रश्न उम्मीद करता हूं कि किसी से किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं होंगी, ठीक। चलिए, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब से संपूर्ण भारत में हुई? वैसे तो मिड डे मील योजना की शुरुआत ये आपको जो है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई। कब हुई? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। लेकिन संपूर्ण भारत में इसकी शुरुआत 2004 ईस्वी से संपूर्ण भारत में। जब पूछे मिड डे मील योजना की शुरुआत, ऐसे लिख दे कि मिड डे मील योजना, ठीक ना। मिल योजना की शुरुआत आपको कब हुई? तो बताइएगा 15 अगस्त 1995 ईस्वी को मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई, ठीक। एकदम धड़ाधड़ आप लोग शेयर और लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक ना। आप सबके लिए विशेष रूप से मैं इसीलिए 1 घंटे में 50 क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके बताने की कोशिश करूंगा। जल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तब बताइएगा इटाई, विल्सन, फ्लोरोसिस या आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक ना। तो कैडमियम की कमी के कारण आपको जो है कैडमियम की कमी के कारण इटाई रोग होता है, और फ्लोरीन के कारण आपको फ्लोरोसिस होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रोजन की कमी के कारण आपको जो है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जबकि फ्लोरीन की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस होता है। ये कैडमियम के अधिकता के कारण इटाई रोग होता है। मैंने बोल दिया था कमी नहीं, अधिकता के कारण होने वाले रोग है, ठीक। चलिए, चांगपा कहां की जनजाति है? लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के या उपयुक्त सभी जगह की? तब आप जवाब दीजिएगा चांगपा जो है ये लद्दाख की जनजाति है। कहां की? लद्दाख की जनजाति आपको चांगपा है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। उभयचर के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 4, 3 या 13? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देखिए, कितने लोग आपको जवाब देते हैं। यह प्रश्न आपको शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के अंतर्गत है। तब बताइएगा कि उभयचर के हृदय में आपको कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक उभयचर के हृदय में पाए जाते हैं। उभयचर किसे कहते हैं? तो जो जल और थल दोनों स्थानों पर रहते हैं उसे उभयचर के नाम से जाना जाता है। जैसे मेढक जो है एक उभयचर प्राणी के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। ये आपको जो है 3 नहीं 4 कोष्ठक होते हैं। उभयचरों के हृदय में 4 कोष्ठक, 3 तो नहीं होते, ठीक ना। इसके लिए 3 नहीं 4 कोष्ठक आपको पाए जाते हैं उभयचरों में। नेक्स्ट देखिए, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? चना, चावल, गेहूं या मक्का? ये अनाज की रानी, तो मक्का को जो है अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। और मक्का अनुसंधान संस्थान भारत में लुधियाना है, ठीक ना। लुधियाना में मक्का अनुसंधान संस्थान आपको स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। एकदम शानदार महत्वपूर्ण
प्रश्नों की श्रृंखला की ओर हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम आगे की ओर बढ़ते चल रहे हैं। श्रृंखला को जबरदस्त तरीके से हम लोग कर भी रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो शानदार श्रृंखला आप सबके लिए संस्था की ओर से शुरू है और इसे आप परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है, इसे भी आप सब देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किसका किया जाता है? तब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में आपको हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ये भी बातें आप सबने देखा, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, हम सब जो है के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, एक चीज कुछ लोग उनके ये जो है ये उभयचरों के हृदय में, इसको सही करिएगा, 3 ही कोष्टक होते हैं बच्चा, ठीक ना। ये एकदम कुछ लोग 4 बता रहे हैं, 4 नहीं 3 ही कोष्टक होते हैं, ये मुझे अभी भी याद है, ठीक। चलिए गलतियां आप सबके चक्कर में हो जाती है कभी कभी। ये देखिए अगले प्रश्न के ओर आइए, मस्टर्ड गैस का उपयोग कहां किया जाता है? ईंधन के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में या निर्गंधीकरण के रूप में। तब मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है ये आपको किसके समय में? रासायनिक युद्धों के समय में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये बातें आप सब एकदम शानदार तरीके से पढ़ते चलिए। ये देखिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पॉलीएमाइड का, पॉलीएथिलीन का या पॉलीकार्बोनेट का? तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, पॉलीएमाइड का प्रयोग जो है ये इसके लिए किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए या बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है? तब बताइएगा पॉलीएमाइड का, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? ये एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेव और केले में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो है ये आपको किस में पाया जाता है? तो इमली और आपको जो है अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, ठीक ना। तो यहां तक गलतियां नहीं होंगे, उम्मीद यही करता हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर, जीमूतवाहन, विज्ञानेश्वर या चाणक्य? तब बताएगा मिताक्षरा जो है एक आपको नीति शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ है और इसकी रचना विज्ञानेश्वर के द्वारा किया जाता है। विज्ञानेश्वर जो थे चालुक्य वंशीय सक्षम, आपको विक्रमादित्य षष्ठम के दरबारी थे और विल्हण के समकालीन भी माने जाते हैं, ठीक ना। विल्हण के समकालीन और इन्हीं के द्वारा विज्ञानेश्वर के द्वारा हे मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। वहीं पे हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में या बिहार में? तो बताइएगा कि हार्नबिल महोत्सव जो है ये 1 दिसंबर को, कितने तारीख को? 1 दिसंबर को नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल एक पक्षी का नाम है, ठीक, एक पक्षी का नाम हार्नबिल है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1987, 1978, 1992 या 1994 में? तो आप 1992 ईस्वी में गज तमे के नाम से हाथी परियोजना की शुरुआत जो है ये झारखंड के सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत की गई, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष भारतीय वन सेवा के स्थापना हुए? 1947 में,
1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में या 1966 ईस्वी में, तब बताएगा भारतीय वन सेवा की स्थापना आपको जो है 1966 ईस्वी में राज्यसभा के द्वारा एक विशेष बैठक के तहत आर्टिकल नंबर 249 के तहत इसके स्थापना किया गया था, 249 के तहत, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, भारतीय वन सेवा की स्थापना। नेक्स्ट देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 के अधिनियम के तहत, 1932 के अधिनियम, 1936 या 1947। तो बताइएगा 1935 के अधिनियम के तहत आपको जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम जो है एक तरह से कह सकते हो, इस अधिनियम के तहत भारत को एक संघ राज्य का दर्जा दिया गया। इसी अधिनियम के तहत आपको जो है वीटो पावर की बातें जो है उसको विशेष अध्यादेश लाने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। 1935 के अधिनियम के तहत ही एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की बातें की गई हैं। यद्यपि यह आपको जो है कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल ही मानी जाती थी। इसी अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी में हुआ। इसी अधिनियम के तहत जो बातें कर रहे ना, प्रांतीय सरकारों का गठन, तो प्रांतीय सरकारों का गठन 1937 ईस्वी में आपको कुल कितने राज्यों में हुआ? तो कुल 11 आपको राज्यों में हुआ, जिसमें से 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत और 3 राज्यों में आंशिक बहुमत के साथ, यानी 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। किसकी? कांग्रेस की सरकार आपको 8 राज्यों में बनी, यही बात कर रहा है। और 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा जो है ये भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट वीडियो शानदार बुक, और साथ ही साथ लेखपाल की बुक को जरूर परचेज करिए आप लोग, और एक बार पढ़िए इसको मन लगा के, ठीक ना। एक बार पढ़ेंगे तो ही समझ में आपको आएगा। जबरदस्त तरीके से लेखपाल आपको ग्राम और समाज विकास, हिंदी, सामान्य ज्ञान, आपको सामान्य गणित, ये सभी बड़े ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद भी रहेगा, ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो ब्रिटिश संसद में आपको जो है 4 जुलाई 1946 ईस्वी को 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया, और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे स्वीकार भी कर लिया गया। तब बताएगा कि जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित हुआ, ठीक ना। ये आपको पारित हुआ कितनी तारीख को? 18 को। और प्रस्तुत हुआ, तो प्रस्तुत आपको 4 जुलाई को हुआ और पारित 18 जुलाई को हुआ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये बहुत बड़ी लाइन थी। ऑस्टिन के द्वारा, या CR एटली के द्वारा, या आपको विंस्टन चर्चिल के द्वारा, या लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा आपको कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये बात ऑस्टिन के द्वारा आपको कही जाती है। ग्रीनविल ऑस्टिन, यही ग्रीनविल ऑस्टिन महोदय ने इसे आपको जो है ये बातें कही। साथ ही साथ ग्रीनविल ऑस्टिन महोदय ने ही आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान की आत्मा कहकर भी संबोधित किया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन किसके सुझाव पर हुआ? सिफारिशकर्ता कौन था? तो सिफारिशकर्ता बताइएगा, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, आपको कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर इसका गठन
किया गया। कब किया गया? तो 24 अगस्त 1946 ईस्वी को 1946 को घोषणा की गई। घोषणा, ठीक ना, घोषणा। और गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को इसका गठन किया गया, ठीक ना। तो आपको अगस्त सितंबर दोनों दिया है। आपको जो है सितंबर 1946 ईस्वी में गठन हुआ और 24 अगस्त को जो है घोषणा की गई थी, ठीक। ये बातें हुई। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में या 25 भागों में? तो भारतीय संविधान जो है ये आपको कितने भाग हैं तब बताएगा कि भाग की संख्या जो है 22 है और अनुच्छेदों की संख्या आपको कितना है? तो 395 है। और अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूची आपको जो है 12 अनुसूचियां हैं। ये बातें आप जो है बताइए कि यह तो 22 भागों के रूप में आपको विभाजित किया गया है, ठीक। भारतीय संविधान, इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका निर्माण जो है आपको संघीय संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक। संघीय संविधान सभा का गठन जो है ये किसकी सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर आपको जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 10 में, भाग आपको 11 में, भाग 14 में या भाग 15 में? तो भाग 15 में आपको निर्वाचन के बातों का जिक्र किया गया है, ठीक ना। यहां पे आप जवाब दीजिएगा कि भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच आपको जो है संबंधों का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। संघ राज्य संबंधों का उल्लेख भाग 11 में आपको है। और इससे संबंधित सरकारिया आयोग बार बार पूछता है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो संघ राज्यों से संबंधित आपको सरकारिया आयोग जो है संघ और राज्यों से संबंधित सिफारिश करता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब यहीं पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख 124 में किया गया है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग का 315 में, वित्त आयोग का उल्लेख 280 में। तो पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 4 जो है ये बिल्कुल विकल्प सही माना जाएगा, ठीक। यहां तक किसी को उम्मीद करता हूं कि किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। फिर चलिए सूची 1 को सूची 2 से एक बार पुनः मिलान करने की बात की गई है। तो 315 ये आपको किससे संबंध? 324 निर्वाचन आयोग से, 315 लोकसभा से, 155 राज्यपाल की नियुक्ति से, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से, ठीक ना। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, आपको चौथे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर हुआ। एक जो है ये बिल्कुल सही जवाब। ये सब आपको मिलान करने से लेकर, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं 60-70 आर्टिकल आपको जुबानी याद होना चाहिए, ठीक ना। यहां से चूक आप सब बिल्कुल नहीं करिएगा वरना परीक्षा से चूक जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अध्यादेश यानी कब जारी करता है? तो संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति दी गई है। और यह आर्टिकल 123 के तहत 1 2 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यात करता है, जबकि 213 के तहत आपको राज्यपाल जो है राज्य विधान सभाओं में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त
है, ठीक ना। राज्यपाल जो है इसी के तहत आपको देता है। अनुच्छेद 360 ये वित्त आपको जो है वित्तीय आपात की बातें करता है। अनुच्छेद 356 ये आपको जो है कि किसकी बातें करता है, ये आपको राज्यों में विधानसभा के विफलता के बाद की बातें करता है। इस संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये भारत के कौन सा आपको जो है, चूंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख जो है भाग आपको 6 में, अनुच्छेद आपको जो है 148 से 151 में आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अब उसके कर्तव्यों की बात की जा रही है कि किस आर्टिकल में उसके कर्तव्य दिए गए हैं। तो आपको जो है आर्टिकल नंबर 148 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की बात की गई है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की बातें यहां पर की गई हैं और वहीं कर्तव्य की बातें जो है ये आर्टिकल नंबर 149 के तहत जो है के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य की बात कही गई है, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं। ये देखिए नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से तैयार किया गया है और इसे आप सब जो है पीडीएफ के रूप में है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता में इसे सहायक भी बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और किस भाग में है, तो भाग आपको 20 में, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की बातें की गई हैं और अनुच्छेद जो है 368 के तहत आपको जो है किया जा सकता है। ठीक ना, संविधान में संशोधन की बातें ये सामान्य बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत कहा जाता है। प्रसाद का सिद्धांत कौन सा आपको आर्टिकल कहा जाता है, तब बताएगा कि अनुच्छेद 300 आपको 200, 301, 310 या 311। ठीक ना, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो 310 आर्टिकल जो है इसे ही हम लोग प्रसाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक ना, इसे प्रसाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तब बताएगा। तो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करने का कार्य जो है आर्टिकल नंबर 21 करता है। कौन सा, अनुच्छेद 21 जो है ये आपको करता है और इसी के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा आना जाना ये दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसी के तहत आपको जो है विदेश यात्रा का अधिकार जो है इसे संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है ये किस अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूची आपको 5वें, 6वें, 7वें या 8वें, तो आपको 7वीं अनुसूची में आपको इस बात का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सभी सूचियों का उल्लेख जो है समवर्ती आपको जो है संघ की 7वीं अनुसूची में किया गया है और जबकि 8वीं अनुसूची में बच्चा आपको क्या किया गया है, तो राजभाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक ना, राजभाषा, ठीक ना, ये राजभाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। और कुल कितनी राजभाषाएं, तो 22 राजभाषा है। समवर्ती सूची बार बार पूछता है कहां से लिया गया है, तो समवर्ती सूची आपको जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए,
डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 22 जो है इसे ही भारतीय संविधान के आत्मा कहकर B.R. अंबेडकर महोदय ने संबोधित किया। जबकि आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? यानी कल्याणकारी राज्य के घोषणा कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका या 7वें अनुसूची? तब बताइएगा बच्चा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको करता है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, सबको पता है। किस भाग में है? भाग 4 में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद कितना है? तो 36 से 51 में मिलता है। ये वाद्य योग, न्यायालय में वाद्य योग विषय नहीं है, वाद्य योग विषय नहीं है। और इसी के तहत आपको गांधी जी के राम राज्य के परिकल्पना पूर्ति कहां होती है? तो इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर 40 के तहत आपको होती है। ठीक, केंद्र राज्य संबंध, आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध की भी जानकारी कहां से होती है? तो यहीं से होती है। ठीक है ना, 51 आर्टिकल नंबर 51 में अंतरराष्ट्रीय या विदेश नीति कह सकते हैं। विदेश नीति का निर्धारण कहां से होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण आर्टिकल नंबर 50, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक ना, समान नागरिक संहिता, ये सारी बातें आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। तेज बहादुर सप्रू ने आपको इसे तैयार किया था और ग्रीनविल ऑस्टिन महोदय के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। ठीक, चलिए प्रथम बौद्ध परिषद का आपको जो है या प्रथम बौद्ध संगति कहां आयोजित की गई थी? वैशाली में आपको द्वितीय की गई थी, आपको कश्मीर में चतुर्थ की गई थी और आपको पाटलिपुत्रा में तृतीय की गई थी। तो पहली कहां की गई थी? तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में आपको जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में आपको 483 BC में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक ना, ये प्रथम बौद्ध परिषद 483 BC। ठीक ना, कहां पे? तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के अध्यक्षता में महाकश्यप की अध्यक्षता में आपको हुआ था। उसमें अजात शत्रु जो था, ये अजात शत्रु यही शासक हुआ करता था। चलिए, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो विटामिन डी जो है यही आपको जो है शरीर के त्वचा में बनता है। साथ ही साथ इसका अच्छा स्रोत जो है मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल जो है, यकृत का तेल ये भी आपको बहुत फायदेमंद होता है। ठीक ना, और इसके साथ ही विटामिन डी जो है ये आपको इसी के कारण बच्चों में रिकेट्स जो है, रिकेट्स रोग जो है इसी के कारण, और बड़े लोगों में ऑस्ट्रोमलेशिया। कौन? ऑस्ट्रोमलेशिया जो है ये बड़े लोगों में आपको विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। ठीक ना, चलिए किस देश के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा ये चलाया गया? तो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए
ऑपरेशन गंगा चलाया गया। लेकिन ये आपको ऑप्शन में तो भारत है ये नहीं है, तो भारत के साथ साथ आपको बांग्लादेश के जो आपको छात्र थे उन्हें भी बचाने का काम भारतीय लोगों के द्वारा किया गया इस ऑपरेशन गंगा के तहत, ठीक ना। तो इसीलिए आप सब इसे बांग्लादेश भी कह सकते हैं। ऑपरेशन गंगा जो है ये आपको यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ठीक, ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आप सबके लिए, और शानदार तरीके से आप सब इसे जरूर से पढ़िए, ठीक ना। आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए। सी डैक के आईआईटी रुड़की में किस सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया? परम गंगा, परम प्रवेगा, परम सिद्धे या सिमुलेटर टूल किट्स को? तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि आपको परम प्रवेगा कौन है? तो परम गंगा नामक आपको जो है ये आपको सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, ठीक ना। परम गंगा, ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके एकदम शानदार तरीके से प्रश्नों के श्रृंखला के लिए है, ठीक। चलिए आगे के प्रश्न को हम सब जल्दी से एकदम शानदार तरीके से कर रहे हैं, ठीक। चलिए हाल ही में भगवान बुद्ध के दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहां बनाई जा रही है? बोधगया में, ऋषिपत्तनम में, श्रवणबेलगोला में या लुम्बिनी में? कहां पर बनाई जा रही है? गला एकदम से गला सूख गया, गर्मी का महीना है, लाइट भी नहीं है, एसी भी नहीं चल रही है, ठीक ना। एक मिनट के लिए तो रुकना पड़ा, थोड़ा तेज बोलता भी। हाल ही में भगवान बुद्ध के दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहां बनाई जा रही है? बोधगया, ऋषिपत्तनम, श्रवणबेलगोला या आपको लुम्बिनी में? तो लेटी हुई, इसे लंबी के साथ साथ कह सकते हो कि महात्मा बुद्ध की लेटी प्रतिमा, महात्मा बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, लेटी प्रतिमा कहां बनाई जा रही है जो दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है? तो बोध गया में है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे उरुवेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि ऋषिपत्तनम या सारनाथ या मृगदाव में महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था पंचवर्गीय ब्राह्मणों को, ठीक। और लुम्बिनी तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। श्रवणबेलगोला में गुमतेश्वर मंदिर है, ठीक ना, जहां पे हर 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। हाल ही में भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? कामरूप असम में, मंगलुरु कर्नाटक में, जबलपुर मध्य प्रदेश में या हैदराबाद तेलंगाना में? तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। हैदराबाद के तेलंगाना में आपको भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला आपको पार्क स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद में। और एक आपको जो है इंदौर, इन दो स्थानों पर बहुत से प्रश्न बने हैं इस साल, ठीक ना, 2021-22 में देखेंगे। तो हाल ही में पूर्ण टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या लद्दाख? तब आप जवाब दीजिएगा कि आपको मिशन इंद्रधनुष, जो कि 7 प्रकार के आपको डिप्थीरिया से लेकर आपको पोलियो से लेकर सारे बीमारियों से लड़ने के लिए लगाया गया है, ये उड़ीसा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर रहा। कौन? उड़ीसा, ठीक ना, एकदम। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया? बिहार ने पूछा था पैरा
ओलंपिक टोक्यो में कुल कितने पदक जीते गए थे? तो पदकों की संख्या 19 थी। बहुत लोगों के दिमाग में 21 था, लेकिन पदकों इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल कितने देशों ने आपको टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था? तो बताइए 195, 205, 211, 221। तो बताइएगा 205 देशों ने टोक्यो ओलंपिक में आपको भाग लिए थे। नेक्स्ट देखिए, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट, ड्यूमा, कांग्रेस या पार्लियामेंट? तो ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, या भारत की संसद को कांग्रेस, यूएसए के संसद को कहा जाता है। और ड्यूमा, ये आपको ड्यूमा कहां के संसद को कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और डाइक जो है ये आपको जापान की संसद को डाइक कहते हैं, और रूस की संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बता दे रहा हूं कि रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। ठीक, चलिए, क्यूराइल किस प्रकार की जलधारा है? तो क्यूराइल प्रशांत महासागर में चलने वाले जलधारा है। ये ठंडी गर्म है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको क्यूराइल जो है एक ठंडी जलधारा है, जो कि प्रशांत महासागर में साइबेरिया के आसपास ऊपर वाले क्षेत्र में चला करती है। रूस की क्रांति कब हुई? तो आपको व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई, और रूसी क्रांति के साथ है जारशाही शासन समाप्त हो गया, यानी जार निकोलस का शासन भारत से यहां से समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एशिया में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से होता है? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत एशिया में जापान के साथ होता है। ठीक ना, और चीनी खरबूजे का बांटा जाना चीन के साथ आपको जाना जाता है। और पहले बात आप सबको बता देना चाहता हूं कि 1905 ईस्वी में जापान जैसे छोटे देश ने रूस जैसे विशाल देश को पराजित कर दिया था। ठीक ना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, बस विश्व इतिहास के मानचित्र में ये बहुत बड़ा, और ये जापान ने अपने औद्योगिकीकरण के बल पर चीन जैसे देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में, ये वीडियो के ग्राम विकास अधिकारी का शानदार बुक हमारी संस्था के द्वारा लिखा गया है, और इसे परिचित करेगा। लेकिन अभी सामने आपका लेखपाल का है, लेखपाल की किताब भी हमारी संस्था की ओर से आपको लिखी गई है, और लेखपाल के बुक को जरूर से आप सब परचेज करिए और पढ़िए खूब शानदार तरीके से, क्योंकि एग्जाम अब 1 महीने भी आपके सामने बचा खुचा है। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या बी और सी दोनों को? तो बताइएगा कि रोहित शर्मा को जो है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में दिया गया है, और उनके साथ ही जसप्रीत बुमराह को भी आपको जो है के विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। तो इस तरह से बी और सी जो है ये आपको दोनों आंसर होगा। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपको 48। अब हम लोग धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ई गवर्नेंस पहल के तहत किसने हाल ही में एक ऐप, जन निगरानी ऐप जो है ये लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या पुणे के द्वारा, किसके द्वारा आपको जो है लॉन्च किया गया है? तो आपको जन निगरानी का कार्य जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में आपको ई गवर्नेंस के तहत ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक, स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में कर लीजिएगा। जयपुर में, मुंबई में, सूरत में या लखनऊ में? कहां पर इसका किया गया? तो बताइएगा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहर, स्मार्ट सूरत। सब स से लगा लीजिएगा। स से सूरत, स से आपको जो है स्मार्ट, और स से शहरीकरण। ठीक ना, तो स सिटी, शहरीकरण, सूरत सब आपको जो है स से हो जाएगा।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तब आपको पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से किया गया, ठीक ना। 1993 से आपको इसके शुरुआत हुई, तो 24 तारीख को है, इसीलिए 2010 ईस्वी से आपको पंचायती राज दिवस 24 तारीख को मनाया जाता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। और इसी के साथ हम सब 50 मिनट में 50 प्रश्नों के शानदार श्रृंखला को किए। आप सबका एकदम तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग बने हुए थे एकदम कोटि कोटि, सभी लोगों को नमन, सभी मित्रों को, दोस्तों, यारों को, सारे लोगों को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। यही आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है। जो लोग भी पढ़ रहे हैं 5-5 लोगों को, ज्यादा नहीं, 5-5 लोगों से, उन लोगों से भी आप कहिएगा कि 5 लोगों को शेयर कर दीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं, सभी लोग 5-5 लोगों को शेयर कर दे, एक चेन श्रृंखला बन जाएगी। आप सबके लिए ही इतना मेहनत किया जाता है, 8 बजे रात में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए कहीं दिक्कतें ना हो, इन सबके लिए हम सबका एक साधारण सा प्रयास रहता, ठीक। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, बाय बाय।